तो पर्वतिया जी और सब ठीक है? हाल चाल सब एकदम ठीक है मास्टर जी। और खेत बाड़ी में कुछो न कुछो तो समस्या आवत रहेला, ओके लेके राउटिन पहुंचीला हमरे है कि नहीं? बिल्कुल सही भाई। और देखिए ना, हमारे जो किसान भाई हैं वो भी जानकारियां लेने के लिए हमारा जो कृषि दर्शन का चैनल है इसको खोल के बैठते हैं। हाँ। तो किसान भाइयों, आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। तो पर्वतिया जी, आज सबसे पहले हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें देख लें। एकदम मास्टर जी, मंडी का भाव जान लेवल जाए, मौसम का हाल जान लेवल जाए, ताकि हमारे घर किसान मन वही हिसाब से तैयारी करत रहे है कि नहीं। तो किसान भाइयों, देखिए कृषि समाचार, देश दुनिया की कृषि से जुड़ी खबरें। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचारों के साथ हाजिर हूं मैं दीप्ति रेखा। झारखंड की ऊंची नीची भूमि से ज्यादातर साल में एक ही फसल मिल पाती है। इसका कारण है सिंचाई के लिए जल की कमी। इसके निपटारे और दोहरी फसल की प्राप्ति के लिए सरकार की कृषि नीति में आवश्यक प्रावधान किया गया है। पठारी एवं ऊंची नीची भूमि में जल संचयन एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 50,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को दोहरी फसल क्षेत्र के रूप में विकसित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसके लिए आवश्यक जल संचयन हेतु छोटे जल संचयन संरचना के रूप में 3 गुना 3 गुना 3 मीटर के 10 डोभा प्रत्येक हेक्टेयर में निर्मित किए जाएंगे। इस प्रकार हर वर्ष 5 लाख डोभे निर्मित किए जाएंगे। बकरी पालन करने वाले किसान जानते हैं कि बकरियां सालों भर गर्म होती रहती हैं, लेकिन उनके गर्भाधान के लिए उचित समय क्या है, इसकी जानकारी किसान भाइयों के लिए उपयोगी हो सकती है। बरसात का मौसम समाप्त हो चुका है और गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बकरी पालन करने वाले पशुपालक किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी बकरियों का गर्भाधान करा लें। बकरियों को प्रजनन करने में 5 माह का समय लगता है। इस समय गर्भाधान करने पर प्रजनन के समय न तो अधिक ठंड रहेगी और न ही अधिक गर्मी होगी। इससे नए मेमनों की मृत्यु दर काफी कम होगी और वे स्वस्थ भी होंगे। सूकर पालन किसानों के बीच शावकों की अपनी माता के नीचे दबकर मर जाना एक समस्या है। एक सहज और सरल तकनीक को अपनाकर इस समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। सूकर पालक किसान भाइयों के लिए सूकर शावकों का दबकर मरना एक बड़ी समस्या है। दरअसल किसान भाई सामान्यतः घर के आसपास एक बाड़ा बनाकर उसी में पूरे सूकर परिवार को रख देते हैं। इसमें काफी वजनदार सूकरी भी होती है और संभवतः उसके छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द रहते हैं। अक्सर सूकरी के उलटने पुलटने तथा उठने बैठने के क्रम में 2-4 सूकर शावक उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। एक सीधे और सरल तकनीक का प्रयोग करके सूकर पालक किसान इस समस्या से बच सकते हैं। वे इसके लिए सूकरी को अलग रखने के साथ साथ एक बचाव रेलिंग बना लें। इसे गार्ड रेल भी कहा जाता है। इससे सूकरी के उलटने पुलटने तथा उठने बैठने पर भी बच्चे दबते नहीं हैं और इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। सूकर पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए एक उन्नत नस्ल विकसित की गई है, जिसको अपनाकर वे अपनी आय में 2 से 2.5 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं। झारखंड के कई समुदायों में सूकर पालन की परंपरा पाई जाती है, किंतु मात्र देसी नस्ल का सूकर पालन करने तथा उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं देने के कारण यह उम्दा व्यवसाय भी उनके लिए लाभकारी नहीं हो पाता है। अगर सूकर पालक भाई इसमें उन्नत नस्ल का प्रयोग करें तो वो अपने घाटे के काम को लाभकारी व्यवसाय में बदल सकते हैं। खास करके झारखंड के ग्रामीणों के लिए विकसित TND नस्ल के सूकर अच्छा लाभ देते हैं और एक साल में एक सूकर से 80 से 90 किलो मांस प्राप्त हो जाता है, जबकि इतने समय में देसी सूकर से मात्र 30 से 40 किलो मांस ही मिल पाता है। TND नस्ल विदेश के टम्बर्थ नस्ल तथा झारखंड के देसी सूकर के मेल से विकसित की गई है। इस कारण यह उन्नत किस्म देसी माहौल में आसानी से विकसित होती है और उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है।
डीप फोरो सीडर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग कर किसी भी फसल की बीज की बुआई निश्चित गहराई पर की जा सकती है। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए उनकी बुआई निश्चित गहराई पर की जानी चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त नमी और तापमान उपलब्ध हो। कम या अधिक गहराई पर बीज की बुआई उनके अंकुरण क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अंकुरण के समस्या को कम करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण वैज्ञानिकों ने डीप फोरो सीडर नामक उपकरण का विकास किया है, जिसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है और इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। सफलता किसे अच्छी नहीं लगती। अपनी सफलता के अलावा दूसरों की सफलता भी हमें प्रेरणा देती है। कृषि समाचारों में अब वक्त है सफल किसान से मुलाकात का। कृषि के क्षेत्र में इन किसान भाई के इस अनूठे कार्य से प्रेरणा ग्रहण करना सभी किसान भाइयों के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। सूझबूझ, नए तकनीकों और किस्मों का उपयोग तथा बाजार की पूरी समझ, ये कुछ बातें हैं जो सफलता के बारे में कही जाती है। ये बातें मालूम सबों को होती है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं करते। जो करते हैं उनकी सफलता के पीछे छिपा संकल्प उनके कार्य में बहुत सहजता से देखा जा सकता है। आधुनिक ढंग से खेती बाड़ी हो रहा है। सरकार ने हमें काफ़ी मदद कर रही है। ड्रिप एजुकेशन के तहत 90% सब्सिडी में हम लोग को जो है सो ड्रिप लगा है खेत में, और इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रही है। और पानी उनी का बचत इसमें काफ़ी कम है, जबकि पानी का काफ़ी समस्या है हम लोगों को। और इससे काफ़ी मतलब कम पानी में हम लोग का अच्छा फसल निकल रहा है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये ड्रिप लगाएं और कम पानी में अच्छी फसल पैदा करने की। अपने फसलों के उचित अवसर और मात्रा में तय करने के लिए आपको रहता है मंडी भाव का इंतज़ार। चलिए एक नज़र डालते हैं राज्य के एक भाग की मंडी के कुछ अनाजों और सब्जियों के भाव पर। इस समय बाजार में अनाजों के भाव काफी हद तक स्थिर हैं। कुछ अनाजों के भाव में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया है। सब्जियों में इस समय फ्रेंच बीन की आवक तेज हो गई है, जिससे इसके थोक और खुदरा मूल्य में काफी गिरावट आई है। बाकी सब्जियों के भाव इस समय स्थिर चल रहे हैं। अब पेश है राज्य के मौसम की स्थिति और 4 प्रमुख शहरों का संभावित तापमान। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस तथा धनबाद अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले दिन फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे देखिए पर्वतिया जी, परतू और टेमन भी कम न कमा करके बैठ गए हैं। हमरे तो देखत रही सुनत रही भी, और आपने मन जे बतियाती से जानकारी लेवत रही चुपे हमरे। तो किसान भाइयों, विराम भी हो गया और ये लोग भी आ गए, तो विराम के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और पर्वतिया जी, आज आपकी बात सुनना चाहते हैं। हाँ मास्टर जी, हम पूछे ले भी राउठिन आइए रही कि जे हमरे कर गाय है, चाहे कहूँ कि जितना भी हमरे कर दुधारू पशु मन है, उ मन के जो बीमारी मन लागत रहेला तो बहुत दिक्कत हो जाएला उसमें। गाय गरु की अगर दिक्कत भाई, हो बहुत तो तरह की ऐसी बीमारियां हैं, जैसे थनैला रोग है और बहुत तरह की बीमारियां हैं जो हमारे दुधारू पशुओं को लगती हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो कम हो जाता है और इसके बाद फिर बछड़े भी उसके कारण बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कौन सी बीमारियां हैं, कैसे इन सब चीज से बचा जा सकता है किसान भाइयों, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, वो आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दे सकते हैं। देखिए ये खास जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं धनबाद के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां हम बात करेंगे दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुधांशु सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि दुधारू पशुओं में किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, दुधारू पशुओं में अभी मौसम के बदलाव की वजह से अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मौसम के बदलाव की वजह से होती हैं और कुछ होती हैं जो कि जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोअल होती हैं, जो कि अंतः परजीवी की वजह से होती हैं। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी जनित। जी, जैसा आपने डॉक्टर साहब बताया 3 तरह की बीमारियां हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी। तो इन तीनों की पहचान कैसे होंगे और इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं जो कि जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और इस बीमारी के लक्षण होते हैं। इसमें जैसा कि बीमारी में अक्सर होता है कि शरीर के तापमान में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि बीमारी में तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के साथ साथ भूख की कमी हो जाती है और भी लक्षण होते हैं। जीवाणु जनित बीमारी में 2 बीमारियां जो हैं प्रमुख हैं, उसमें एक है थनैला। थनैला बीमारी वैसे पशुओं में होता है जो ज़्यादा दूध देती हैं और उनमें बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसमें प्रमुख रूप से देखा गया है कि थन बढ़ जाता है, थन से दूध के साथ साथ खून आने लगता है और उसमें छिटकी आने लगती है, फटाफटा दूध आने लगता है। और अगर इसका इलाज तुरंत नहीं किया जाए तो बाद में थन से केवल खून आने लगता है और उसके उपरांत उससे पानी आने लगता है, पानी का प्रवाह होने लगता है, थन कड़ा हो जाता है और उसमें अंतिम चरण में देखा गया है कि थन में घाव हो जाता है, थन फट जाते हैं। इसके बचाव के लिए हम लोगों को अति शीघ्र प्रयास करना चाहिए। इसमें अगर हम लोग इसके इलाज के लिए अगर हम लोग सिर्फ दवा का उपचार मांसपेशी के द्वारा करें या तत्काल दवा के प्रभाव के लिए हम लोग इसको कंबाइंड थेरेपी देते हैं। कंबाइंड थेरेपी में हम लोग मांस में सुई देते हैं और थन में भी दवा चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ थन जो कड़ा हो जाता है उसके कड़ेपन को दूर करने के लिए हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट या नमक और गर्म पानी से सेकते हैं। जी, ये तो हो गई डॉक्टर साहब थनैला की बीमारी जो जीवाणु के द्वारा होती है। जी। और ऐसे ही कुछ बीमारियां जो विषाणु और परजीवी के द्वारा होती है, इसके बारे में बताएं। जी। विषाणु जनित बीमारी में लंगड़ी होता है जो कि वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी अक्सर वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जो कि समय के साथ ये बीमारी ख़त्म हो जाता है। इसमें एक बीमारी है लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी के लक्षण
2.5 से 3 दिन, जैसा कि नाम के द्वारा जाना जाता है कि 2.5 से 3 दिन इस बीमारी के लक्षण रहते हैं। इसमें तापमान, जानवर का तापमान 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। पशु अचानक से लंगड़ाने लगता है, उसके मुंह से पानी लार गिरने लगता है और ये बीमारी 2.5 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। एक और जो संक्रामक बीमारी है, वायरल बीमारी है, उसमें फुट एंड माउथ डिजीज़, जिसे खुरहा और चपका बीमारी कहते हैं, ये बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इसके लक्षण होते हैं कि खूर में और जीभ में फफोले पड़ जाते हैं और इससे ये बीमारी, सिर्फ इसका उपचार हो जाता है, उपचार हम लोग करते हैं, लेकिन ये बीमारी इकोनॉमिक लॉस लंबे समय तक करता है। एक बार अगर खुरहा चपका हो जाए तो 3 से 4 साल तक पशुओं में दूध की कमी आ जाती है। जी, ये विषाणु जनित रोग हैं। जी। तो एक आपने चर्चा की थी अंतः परजीवी रोग के बारे में, ये कौन से रोग हैं और इसके लक्षण क्या हैं? ये प्रोटोजोअल बीमारी है, जो कि रक्त कणों पे, ये पैरासाइट प्रोटोजोआ होते हैं जो कि रक्त कणों पे अपना प्रवाह करते हैं और इसकी वजह से रक्त की कमी आ जाती है पशुओं में। इसमें तापक्रम 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है और इसमें बीमारी का मोर्टेलिटी, जो बीमारी, इस बीमारी की वजह से 80 से 90% तक पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपचार का प्रथम क्रम जो है, इसके लिए हम लोग रक्त की जांच करवाते हैं। रक्त की जांच के फलस्वरूप हम लोग जान जाते हैं कि इसमें कौन सा प्रोटोजोआ है और उसके अनुसार हम लोग इसका उपचार करते हैं। जी, ये तो हो गई बीमारियों के बारे में। और हमारे किसान भाइयों को बताइए डॉक्टर साहब कि हमारे किसान भाइयों के दुधारू पशुओं को रोग ना लगे, इसके लिए कोई टीकाकरण के उपाय हैं? जितनी भी जीवाणुजनित, विषाणुजनित बीमारियों के बारे में अभी हम लोग चर्चा किए, उस सभी बीमारियों के टीकाकरण उपलब्ध हैं। टीकाकरण में एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात जो है कि जब किसी भी गांव में, किसी भी पशु में किसी विषाणुजनित या जीवाणुजनित बीमारी, जो संक्रामक बीमारी है, उसके लक्षण आ जाएं तो तुरंत उसके बाद टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। टीकाकरण हमेशा बरसात के पहले करवा लेना चाहिए कि बचाव ही सबसे बढ़िया उपचार है। जी, तो ये हो गई टीकाकरण की बात, ठीक है। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अगर उनके पशुओं में, दुधारू पशुओं में रोग लग जाते हैं तो इसके लिए क्या वो कोई घरेलू उपचार कर सकते हैं या फिर उन्हें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए? बीमारी लगने के बाद सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो निकटतम पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर ही कोई उपचार करना चाहिए। अपने आप उपचार करने से कभी कभी पशुओं की मौत भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों, लक्षण और उसके उपचार के बारे में बताएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तब भाई टेमन, आज तुम बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हो। बोल सुन रहे मास्टर साहब। उसके बाद मेरा भी है कि खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं, खेती करते हैं, हाँ। जैसे पहले हम लोग हल से करते थे, अब नया नया उपकरण आते जा रहे हैं, औजार आते जा रहे हैं। हाँ। तो मतलब उसका कितना महत्व है खेती में? अरे भाई, महत्व तो बहुत ही है पर्वतिया जी। और देखो परतु ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो आज वैज्ञानिक समय आ गया है, हम लोगों की ज़रूरत है कि हम छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा
चीज़ों का, अनाज का, सब्जियों का, हर चीज़ का उत्पादन करें। तो ऐसे में उपकरणों का महत्व तो बहुत ही बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना, कई ऐसे उपकरण हैं जैसे कोना बीडर है, वीड हो है, और कई और ऐसे उपकरण हैं जिनके सहायता से हम लोग जो है वो कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा फसल तो ले ही सकते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ भी बना सकते हैं। इसी तरह बागवानी के लिए भी बहुत सारे उपकरण आते हैं, है ना। तो चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छा है टेमन। मगर मास्टर साहब, इसके बारे में कोई अच्छा वैज्ञानिक से जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, तुमको विस्तार से जानकारी मिलेगी। और पर्वतिया जी, हमको लगता है कि आपके पास जरूर कोई विशेषज्ञ होंगे। हाँ, हमरे कर विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है के राजीव कुमार। तो उनकरे से पूछल जाए कि यंत्र मन के उपयोग कैसे होएला और उकर देखभाल कैसे करल जाए, है कि नहीं। तो देखल जाए ये प्रोग्राम। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे कृषि कार्य में कृषि यांत्रिकरण के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आप लोगों का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कृषि कार्य में कृषि यांत्रिकरण, तो ये कृषि यांत्रिकरण क्या है? किसान भाइयों, हम लोग ज़्यादातर खेती का कार्य जब करते हैं उसमें कृषि यंत्रों का इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कृषि यंत्रों में इस्तेमाल होने वाले जितने प्रकार के कृषि यंत्र हैं उनके ही अध्ययन को कृषि यांत्रिकरण का नाम दिया गया है। उसके बारे में जानकारी रखने के उद्देश्य को हम लोग कृषि यांत्रिकरण करके जानते हैं। कृषि यांत्रिकरण की आवश्यकता कृषि कार्य में क्यों पड़ी? आजकल खेती के कार्यों में लागत बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं वो खेती के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कारण कि लागत ज़्यादा होने के कारण कृषि कार्य से उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं नज़र आ रहा है। इन सब कार्यों को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई कृषि यांत्रिकरण पे ध्यान दें तो उन्हें काफ़ी हद तक खेती से भी लाभ हो सकता है। और इसके लिए जब हम कृषि यांत्रिकरण का कार्य करेंगे तो ये देखेंगे कि हम जो है जितना लागत हमारा लग रहा है खेती के कार्यों में वो लागत काफ़ी हद तक गिर जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि कृषि यांत्रिकरण। अब आती है बात कि कृषि कार्यों में कौन कौन से यंत्र प्रयोग किए जा सकते हैं? किसान भाइयों, कृषि कार्य में कई प्रकार के कृषि यंत्र हैं जिनका कि अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। इनको हम कई चरणों में, कई भागों में पहले विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है वो खेत तैयार करने का। उसके लिए कृषि कार्य में जुताई में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्र कौन कौन से हैं इनके बारे में आप जानें। जुताई में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख कृषि यंत्र हैं इनको अगर हम दो भाग में बांटें, प्राथमिक जुताई यंत्र और द्वितीयक जुताई यंत्र, तो जितने प्रकार के हल हैं जो कि कृषि कार्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मिट्टी पलटने वाला हल है या तवेदार हल है, तो इनको जो हम प्राथमिक कृषि जुताई यंत्र में लाते हैं, जिससे कि खेत की पहली जुताई की जाती है। दूसरी जुताई में जो खेत के तैयार करने में कृषि यंत्र का इस्तेमाल होता है उसमें मुख्य रूप से कल्टीवेटर, जिसको आम भाषा में किसान बंधु 9 फार वाला हल या 11 फार वाला हल कहते हैं, और उसके अलावा डिस्क हैरो या तवेदार हैरो कह सकते हैं, वो हैं। और मुख्य रूप से यही दो प्रकार के कृषि यंत्र द्वितीयक श्रेणी में आते हैं जिसको कि ज़्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। जुताई में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्रों के अलावा हमारा जो दूसरा कार्य है खेती का वो है बीज लगाने के लिए जो खेतों में रुपाई का कार्य करते हैं। उसके लिए किसान भाई सीड ड्रिल, हमारे पास कई तरह के सीड ड्रिल कृषि यंत्र सीड के रूप में मौजूद हैं, जिसमें कि गेहूं बुआई करने के लिए आजकल नया एक कृषि यंत्र आया है, उसको जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल कहते हैं, वो है। उसके अलावा कई प्रकार के जिसको कि मैनुअली किसान बंधु इस्तेमाल कर सकते हैं, डिबलर कहलाता है, डिबलर है।
और भी कृषि के बुआई के लिए यंत्र हैं जो कि समय समय पर किसान बंधु उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के अलावा और जो कृषि यंत्र हैं वो प्रयुक्त होते हैं दवा छिड़कने के काम में, जिसमें कि स्प्रेयर, डस्टर विभिन्न प्रकार के आते हैं जो कि पावर चालित और हस्त चालित दोनों प्रकार के होते हैं। स्प्रेयर के अलावा जो खरपतवार निकौनी के लिए विभिन्न प्रकार के वीडर आते हैं, जिसमें कि कोनो वीडर है, जापानीज पैडी वीडर और भी कई प्रकार के खरपतवार नियंत्रण के लिए वीडर प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा जब कटाई के कार्यों के लिए रीपर का इस्तेमाल किसान बंधु करते हैं, रीपर या फिर जो हसुआ, देसी हसुआ का इस्तेमाल किसान बंधु आजकल करते हैं, तो उसके जगह हम लोग सलाह देते हैं कि जो इम्प्रूव्ड हसुआ है, जो कि नवीन हसुआ है या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, खासकर कृषि विज्ञान केंद्र धनबाद के द्वारा ये किया हुआ बनाया हुआ एक हसुआ है जिसको कि इम्प्रूव्ड सिकल कहते हैं। और उस हसुए का इस्तेमाल करने से किसान बंधु अगर चाहें तो काफ़ी हद तक अपना श्रम भी बचा सकते हैं, कारण कि उसमें दांतेदार ये हसुआ रहता है और इसका जो कोन रहता है वो बिल्कुल से झुका हुआ रहता है, जिससे कि हसुआ चलाते समय उंगली छिलने या कटने की संभावना नहीं रहती है। और ये दांतेदार होने के कारण काफ़ी कम मेहनत में ही जो फसल है वो हमारा कट जाता है और इसमें बार बार धार कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार धार कराने से काफ़ी दिनों तक ये हसुआ का धार जो है वो काम करता है और इससे जो है हमारा क्षमता में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कृषि कार्य में कृषि यांत्रिकरण के लिए। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई टेमन हो गया तुम्हारा? हाँ मास्टर जी। हाँ, जानकारी पूरी मिल गई? हाँ, अब तो पूरा जानकारी मिल गया कर ऊपर समस्या कर समाधान भी हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि हम जो जानकारियाँ आपको देते हैं आप उन सब के बारे में लिखिए कि आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, अगर कोई नया उपकरण आप देख रहे हैं उनके प्रयोग के बारे में आपको कुछ और विस्तार से जानना है तो आप हमें खत जरूर लिखिए, है ना पर्वतिया जी? खत लिखना चाहिए। काले कि खत लिखबे तबे तो हमरे भी जानब कि हमरे के किसान भाई मन के का समस्या है। हाँ, और प्रोग्राम और बेहतर कैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना? और पर्वतिया जी खत लिखने के लिए हमारा लिखे लिए तो जरूरी है कि हमरे कर पता जानल जाए तो नोट कर लो। हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमरे का पता के खाली नोट ना करब, चिट्ठी के जरूर लिखब है। मास्टर साहब, दर्शक लोग से एक हमको शिकायत है कि ना उन लोग चिट्ठी लिखता है ना कुछ हम लोग से पूछता है, केवल हम ही लोग हैं कि अपने स्तर से इन लोग को जानकारी देते रहते हैं। अरे भाई, हमारा तो काम ही यही है कि हम जानकारी दें और अब वक्त खत्म हो रहा है इसलिए हम लोगों को विदा भी लेना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, आप स्वस्थ रहिए, खेती बाड़ी और पशुधन पर पूरा ध्यान दीजिए। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन के आज के हम को यहीं पर विराम देते हैं। जोहार।